हेलो दोस्तों, आपका इस YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 के सामाजिक विज्ञान के नागरिक शास्त्र विषय का पहला चैप्टर सत्ता की साझेदारी। दोस्तों, सत्ता का मतलब होता है शक्तियां, पावर, और साझेदारी का मतलब होता है बंटवारा, डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम लोग कह सकते हैं कि शक्तियों का बंटवारा। दोस्तों, हम लोग यह देखेंगे आज कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आप इस चैनल में न्यू हैं तो इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ओके, तो एक यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपके बुक में भी इस तरह कार्टून दिया हुआ है जो कहते हैं कि मेरे दिमाग में सीधा सा समीकरण यह है कि सत्ता का बंटवारा मतलब सत्ता के टुकड़े करना, और सत्ता का टुकड़े करने का मतलब देश को कमजोर करना। क्या ऐसा है क्या दोस्तों? सत्ता का साझेदारी का मतलब ऐसा है क्या कि सत्ता के टुकड़े करते हैं? इसका मतलब क्या होता है? शक्तियों का टुकड़े करेंगे तो इसका मतलब देश कमजोर होगा। क्या ऐसा है क्या? बिल्कुल नहीं, बल्कि सत्ता की साझेदारी से देश मजबूत होता है, कमजोर नहीं, मजबूत। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि सत्ता की साझेदारी क्या है। तो पहले हम लोग बात करेंगे सत्ता की साझेदारी क्या है। ओके दोस्तों, तो सत्ता की साझेदारी मतलब हर सत्ता में हर समूह की भागीदारी। ठीक है, सत्ता में हर समूह की भागीदारी। जब शासन व्यवस्था में हर सामाजिक समूह और समुदाय की भागीदारी हो तो इसे सत्ता की साझेदारी कहते हैं। ओके दोस्तों, जैसे भारत एक लोकतांत्रिक देश है और भारत में आप देखेंगे बहुत सारे क्या है, समूह है, भाषाई समूह है, जातीय समूह है, क्षेत्र के आधार पर समूह है। इसीलिए तो कहते हैं भारत विविधताओं का देश है, इंडिया इज ए कंट्री ऑफ डाइवर्सिटी। और फिर हम लोग कहते हैं कि विविधताओं में एकता, विविधताओं में एकता का देश है भारत। तो इतनी विभिन्नताएं जो है, और इस विभिन्नताओं में एकता कैसे आया? क्योंकि भारत की जो शासन व्यवस्था है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, यहाँ पर सभी लोगों की भागीदारी है इस शासन व्यवस्था में, इसीलिए ये विभिन्नता में एकता है। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि सत्ता की साझेदारी क्या है? क्या मतलब है कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में सभी लोगों के, देश के सभी सामाजिक समूह या समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित हो, तो इसे हम लोग सत्ता की साझेदारी कहते हैं। दूसरा देखते हैं हम लोग दोस्तों, लोकतंत्र का मूल मंत्र है। मूल मंत्र का मतलब है कि लोकतंत्र की सफलता का मूल मंत्र है। अगर लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी नहीं होगी तो वो लोकतंत्र सफल नहीं होगा, वो लोकतंत्र लोकतंत्र ही नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो इसीलिए क्या है, यह लोकतंत्र का मूल मंत्र है जो समावेशी शासन को बढ़ावा देता है। ठीक है दोस्तों, इसलिए यह भी कहते हैं कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में सत्ता की साझेदारी का मतलब है कि यह लोकतंत्र की आत्मा है। क्या है? आत्मा है। ठीक है, बिना आत्मा के कभी शरीर चलता है दोस्तों? ये शरीर रूपी जो है, शरीर रूपी मशीन है, इसको चलाने के लिए किस चीज की जरूरत है? आत्मा की जरूरत है, तो हमारा शरीर चल रहा है। तो उसी तरह से लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था वाले जितनी देश हो, उसमें अगर सत्ता की साझेदारी नहीं होगा तो वह लोकतांत्रिक व्यवस्था सफल नहीं होगा, वो चलेगा ही नहीं, वो लोकतंत्र कहलाएगा ही नहीं। इसीलिए लोकतंत्र की सफलता का यह मूल मंत्र है। और दूसरा, सत्ता की साझेदारी को क्या कहा गया है? लोकतंत्र की आत्मा कहा गया है। तीसरा हम लोग बात करते हैं दोस्तों, यह नागरिक का अधिकार, नागरिकों का अधिकार है ना। देखिए, हर नागरिक को शासन में अपनी भागीदारी का अधिकार होता है, जिससे निर्णय अधिक वैध होता है।
देखिए दोस्तों, जब शासन की बागडोर करें, चलिए हम आप बात करते हैं आपकी क्लासरूम की। आपके क्लासरूम में अगर कोई निर्णय लेने की आवश्यकता हो, जैसे कि क्लास को साफ सफाई, है ना, तो इस निर्णय को क्लास के सभी बच्चे जब आप मिलजुल करके लेंगे तो उसमें सबकी भागीदारी होगी और यह निर्णय भी ज्यादा उत्तम और बढ़िया होगा। अगर कोई एक, मान लीजिए आपके क्लास मॉनिटर अगर निर्णय ले लेता है कि फलना दिन ये क्लास को साफ करेंगे, तो इसमें क्या फायदा होगा कि जो एक व्यक्ति के लिए उनका तो फायदा हो सकता है, लेकिन दूसरे के अधिकारों का हनन हो सकता है। इसीलिए सत्ता का साझेदारी का मतलब क्या है कि हर समूह के भागीदारी, दूसरा लोकतंत्र की सफलता का मूल मंत्र, और तीसरा यह नागरिकों के अधिकारों को सुनिश्चित करता है, किसमें, शासन की भागीदारी में। ओके दोस्तों, तो ये तीनों चीज देखें हम लोग, सत्ता की साझेदारी क्या है, इसका एक उदाहरण के तौर पर हम लोग समझेंगे कि अगर सत्ता की साझेदारी नहीं होगी तो क्या स्थिति उत्पन्न हो सकती है ना। और इसको जानने के लिए हम लोग दो देशों की उदाहरण देखेंगे, एक बेल्जियम की और दूसरा श्रीलंका की। तो इन दोनों देशों की उदाहरण हम देखेंगे, ठीक है। तो हम बात करते हैं पहले बेल्जियम की। तो बेल्जियम दोस्तों एक छोटा सा देश है, यूरोप, है ना। बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है, ठीक है। यह जो है, देखिए यहाँ बेल्जियम का नक्शा आप देख सकते हैं, यह बेल्जियम का मैप है। तो यूरोप का एक छोटा सा देश है और इसका क्षेत्रफल दोस्तों हमारे देश के हरियाणा राज्य से भी छोटा है। हमारा देश का जो हरियाणा राज्य है उससे भी छोटा इसका क्षेत्रफल है, ठीक है। और इस देश की जो सीमाएं हैं, यानी इसकी सीमा जो है, ये चार तरफ क्या क्या है, देखिए इसकी सीमाएं फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लग्जमबर्ग से लगती है। दोस्तों इसकी सीमाएं चार तरफ है, एक तरफ फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग से सटती है। आगे देखते हैं दोस्तों, जनसंख्या 1 करोड़ से थोड़ी अधिक है, यानी हरियाणा की आबादी के करीब आधे। दोस्तों जिस तरह मैंने कहा कि हमारे देश का राज्य जो है हरियाणा, क्षेत्रफल की दृष्टि से उसका आधा है, उसी तरह से हरियाणा जो है राज्य, उसकी जो आबादी है उससे भी कम इस देश की जनसंख्या है। दोस्तों इस बेल्जियम की ब्रुसेल्स यहाँ पे है, देखिए ब्रुसेल्स, ये इसकी राजधानी है। क्या है? राजधानी। तो इसकी राजधानी क्या है? ब्रुसेल्स। बेल्जियम की राजधानी क्या है? ब्रुसेल्स। इसको याद रखेंगे दोस्तों। आगे हम लोग देखते हैं इस बेल्जियम की जातीय बनावट संरचना थोड़ा देखते हैं, उसके बाद आगे चर्चा करेंगे। तो बेल्जियम की जातीय संरचना देखिए दोस्तों, ये जो बेल्जियम देश है, आप देख रहे हैं बेल्जियम देश, इसमें जो लोग रहते थे 59% लोग डच भाषा बोलते थे। 59% लोग कौन सा भाषा बोलते थे? डच भाषी, है ना, वो डच भाषा बोलते थे। और ये लोग रहते थे फ्लिमिश क्षेत्र में। फ्लिमिश क्षेत्र जो येलो कलर का जो दिखाया गया है, ये जो क्षेत्र है ये फ्लिमिश क्षेत्र है। ओके। 40% लोग फ्रेंच भाषी थे। 40% लोग कौन भाषा बोलते थे? फ्रेंच भाषा बोलते थे। और ये लोग बेलोनिया क्षेत्र में रहते थे। कहां से रहते थे? बेलोनिया क्षेत्र, जो लाल रंग में दिखाया गया है दोस्तों, ये बेल्जियम के बेलोनिया क्षेत्र कहलाता है। इसमें फ्रेंच भाषी लोग रहते थे। 1% लोग जर्मन भाषा बोलते थे। बेल्जियम के 1% लोग जो थे वह क्या थे? जर्मन भाषा बोलते थे। दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे ये ब्लू लाइन दिखाया गया है, रेड में ब्लू लाइन। तो ये जो क्षेत्र है यहाँ पे, ये ठीक है, इस क्षेत्र में जर्मन भाषी लोग रहते थे, क्योंकि इसके बगल में जर्मनी देश था, है ना। तो ये लोग यहाँ पे रहते थे। ये चीज आप समझ गए। और एक चीज आप समझिए, इसकी जो राजधानी है, बेल्जियम की जो राजधानी है, कहाँ है? तो इसकी राजधानी ब्रुसेल्स है, ठीक है।
बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है और ब्रुसेल्स में 20% लोग डच भाषा बोलते थे। कौन भाषा बोलते थे? 20% लोग डच भाषा बोलते थे और 80% जो यहाँ लोग रहते थे वो फ्रेंच भाषा बोलते थे। अगर हम बात करें दोस्तों पूरा देश की, तो पूरा देश में डच भाषा बोलने वाले लोगों की संख्या ज्यादा थी, यानी कि ये बहुसंख्यक थे पूरा देश में, और फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोगों की संख्या कम थी, ये अल्पसंख्यक थे पूरा देश में। लेकिन अगर हम केवल राजधानी की बात करें, ब्रुसेल्स की, बेल्जियम की राजधानी, तो यहाँ पे जो है डच भाषी लोग अल्पसंख्यक थे। यहाँ पे डच भाषी लोग क्या थे? अल्पसंख्यक। और यहाँ पे फ्रेंच भाषी लोग बहुसंख्यक थे। कहाँ की बात कर रहे हैं? सिर्फ राजधानी की, है ना? तो यहाँ पे बहुसंख्यक। लेकिन अगर पूरे देश की बात करें तो बहुसंख्यक में सबसे ज्यादा संख्या किसकी है? तो डच भाषी लोगों की संख्या ज्यादा है। चलिए इसको याद रखिएगा। आगे हम लोग बात करते हैं कि इससे क्या होता है, कम बेसी संख्या से क्या होता है। चलिए बात करते हैं बेल्जियम की, है ना? तो बेल्जियम की बात करें, यहाँ अल्पसंख्यक थोड़ा वर्ड आया है दोस्तों, थोड़ा समझा देते हैं कि अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक किसे कहते हैं। तो दोस्तों आपके क्लास में मान लीजिए कि 100 विद्यार्थी हैं। कितने विद्यार्थी हैं? 100। 100 में अगर 55 लड़कियां हैं, 55 विद्यार्थी क्या है? लड़कियां हैं, और 45 क्या है? लड़के हैं। तो संख्या किसकी ज्यादा हुई दोस्तों? लड़कियों की। तो जिसकी संख्या ज्यादा होगी वो बहुसंख्यक कहलाते हैं, और जिसकी संख्या कम होगी उसको अल्पसंख्यक कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों हम बात करते हैं अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी लोग तुलनात्मक रूप से ज्यादा समृद्ध और ताकतवर थे। कहाँ पे? बेल्जियम में। इसकी कितनी संख्या थी दोस्तों? तो यहाँ बताएं हम 40%। पूरा देश में 40% लोग फ्रेंच भाषी थे। लेकिन अगर आप समृद्ध मतलब आर्थिक रूप से देखें, है ना, आर्थिक रूप से समृद्ध और ताकतवर कौन थे? तो फ्रेंच भाषी लोग जो थे ये ज्यादा ताकतवर और समृद्धशाली थे। ठीक है, 1950 और 1960 के दशक में फ्रेंच और डच बोलने वाले समूहों के बीच तनाव बढ़ने लगा। देखिए दोस्तों क्या होता है, जब 1950 और 1960 के बीच के जो समय है, इस बीच में डच और फ्रेंच दो भाषा बोलने वाले लोग थे, दोनों में तनाव बढ़ने लगा। क्यों तनाव बढ़ने लगा? तो सामाजिक असमानता के कारण। क्यों सामाजिक असमानता? तो जो बहुसंख्यकवाद है, ठीक है, बहुसंख्यकवाद है, वो शासन में अपने तौर तरीके से चलने लगे, जिससे इन दोनों में तनाव बढ़ने लगे। और जब सामाजिक तनाव ज्यादा बढ़ जाएगा तो क्या होगा? आपसी टकराव होगा, आपसी टकराव होगा। तो इसका मतलब है कि धीरे धीरे ये लोगों में आपसी टकराव की ओर बढ़ने लगे। इन दोनों समुदायों में, यानी कि फ्रेंच भाषा बोलने वाले और डच भाषा बोलने वाले लोगों में आपसी टकराव होने लगे। आपसी दोस्तों आप इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। आगे हम लोग बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं दूसरे देश की। अभी हम लोग बेल्जियम पे यहीं पे रुकते हैं, फिर चर्चा करेंगे। इससे पहले हम लोग और एक देश की एग्जांपल देखेंगे, वो है श्रीलंका। ठीक है दोस्तों, श्रीलंका कहाँ स्थित है आप सभी कोई जान रहे हैं, भारत के नक्शा में नीचे जो देखते हैं, है ना। तो श्रीलंका एक द्वीपीय देश है। द्वीपीय देश किसे कहते हैं दोस्तों? जो चारों ओर से पानी से घिरा हो उसे द्वीपीय देश कहते हैं। तो भारत के तमिलनाडु राज्य के दक्षिणी तट से कुछ दूरी पर स्थित है श्रीलंका, है ना, कुछ दूरी पर स्थित है। श्रीलंका की जनसंख्या की अगर हम लोग बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ की जो जनसंख्या थी ये लगभग 2 करोड़ थी। इसकी जनसंख्या लगभग कितना है? 2 करोड़। और इस 2 करोड़ जनसंख्या में 74% लोग क्या है?
तो सिंगली भाषा बोलने वाले लोग हैं। 74% लोग कौन सा भाषा बोलते हैं? सिंगली भाषा। ठीक है। और जो सिंगली भाषा जो 74% लोग बोलते हैं, इस सिंगली भाषा को बोलने वाले लोग कौन सा धर्म को मानते हैं? तो ये बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं। कौन सा? तो बौद्ध धर्म के अनुयायी, याद रखिएगा। दूसरी अगर हम बात करें तो इस 2 करोड़ में से 18% लोगों की जो जनसंख्या है वह है तमिलों की। 18% जनसंख्या तमिल लोगों की है। ये तमिल भी 2 गुटों में बटा हुआ है दोस्तों। तो उसमें से 18% में 13% श्रीलंकाई तमिल है, यानी कि श्रीलंका के मूलवासी जो है, जो तमिल है वो लोग। तमिल का मतलब है कि जो तमिल भाषा बोलते हैं। ठीक है। तो वो 13% लोग तमिल भाषी बोलने वाले हैं और 5% लोग जो है भारतीय तमिल है। भारतीय तमिल का मतलब है दोस्तों, जब आजादी से पहले बहुत सारे लोगों को यह भारत से बगानों में काम करने के लिए अंग्रेजी सरकार श्रीलंका ले गए थे। वहां जो लोग बस गए, जिनके बाल बच्चे हुए, वो लोग कहलाए भारतीय तमिल। ठीक है। तो ये तमिल भाषा बोलते थे। तो 18% में 13% श्रीलंकाई तमिल और 5% आपका भारतीय तमिल था। और इसमें भी हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों को मानने वाले लोग थे। हिंदू मुस्लिम दोनों धर्म को मानने वाले लोग थे। आगे चलते हैं दोस्तों, देखते हैं कि 2 करोड़ में से 7% लोग जो थे वो ईसाई धर्म को मानने वाले हैं, है ना। 7% ईसाई धर्म को मानने वाले। और ये जो 7% है, इसमें तमिल व सिंगली दोनों भाषा बोलने वाले लोग थे। तमिल और सिंगली दोनों भाषा बोलने वाले लोग थे। 1% लोग अन्य है। 1% क्या है? अन्य लोग है। ओके दोस्तों, तो ये है श्रीलंका की जो वहां के जो समाज की जो बनावट है, स्ट्रक्चर है, इसके बारे में हम लोग जाने। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि सबसे ज्यादा जनसंख्या अगर किसका है, यानी बहुसंख्यकवाद में कौन है, तो सबसे ज्यादा बहुसंख्यकवाद में यहाँ सिंगली है। 74% सिंगलियों की संख्या है जो सिंगली भाषा बोलते हैं और जो बौद्ध धर्म का अनुयायी है। क्यों हम ये बात रिपीट कर रहे हैं, अब आगे देखते हैं। तो हम बात करते हैं श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद। देखिए, बहुसंख्यकवाद का भी मतलब समझाएं हम। बहुसंख्यक किसे कहते हैं, अल्पसंख्यक किसे कहते हैं। जिसकी संख्या ज्यादा हो वो बहुसंख्यक कहलाएंगे, जिसकी संख्या कम हो वो अल्पसंख्यक कहलाएंगे। तो बहुसंख्यकवाद का क्या मतलब है? तो बहुसंख्यकवाद का सीधा सीधी मतलब है कि मनचाहे ढंग से शासन व्यवस्था को संचालित करना। मनचाहे ढंग से या तरीके से शासन व्यवस्था को संचालित करना क्या कहलाता है? बहुसंख्यकवाद। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या हुआ था। 1948 में श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बना, देश बना। दोस्तों, भारत कब स्वतंत्र हुआ था या कब स्वतंत्र भारत बना, इसके आप बताएंगे। ठीक है, कमेंट में मुझे बताएंगे कि भारत कब आजाद हुआ या कब स्वतंत्र देश घोषित हुआ। चलिए, तो 1948 में श्रीलंका स्वतंत्र देश बना। और जब ये स्वतंत्र देश बना तो सिंगलियों ने अपनी बहुसंख्या के बल पर शासन पर प्रभुत्व जमाना चाहा। मैंने कहा सिंगली सबसे ज्यादा था संख्या में, 74% जो सिंगली भाषा बोलते थे। और जब आजाद हुआ तो ये इनकी संख्या ज्यादा थी, इसीलिए ये क्या करने लगे, हर जगह अपनी दबदबा थोपने लगे, शासन पर अपनी कब्जा जमाने लगे, अपने समुदाय, अपनी भाषा और अपने मानने वालों का क्या फायदा करवाने लगे। देखिए कैसे। 1956 में एक कानून बनाया। ठीक है, वहां के संविधान के द्वारा एक कानून बनाया गया जिसके तहत तमिल भाषा को दरकिनार करके सिंगली को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया गया। देखिए दोस्तों, जब किसी एक भाषा को राजभाषा घोषित कर देता है तो इससे फायदा क्या होगा, जो राजभाषा रहेगा सरकार उसके विकास में फंड देगी, है ना, और नौकरियों और भी सब में वही भाषा को मान्यता मिलेगा। तो ये तो बाकी भाषाओं के साथ तो अन्याय होगा ना दोस्तों। तो यहाँ पे क्या किया, 1956 में
एक कानून बनाया जिसके तहत सिंगली भाषा को क्या किया, एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग बात करते हैं और क्या किया। सिर्फ उतना ही नहीं किया बल्कि विश्वविद्यालयों और सरकारी नौकरियों में सिंगलियों को प्राथमिकता देने की नीति अपनाई। यानी कि अब जो है विश्वविद्यालय में या पढ़ाई में एडमिशन की बात हो या नौकरी की बात हो, विभिन्न देश के विभिन्न विभागों में नौकरी की बात हो, तो जो लोग सिंगली भाषा बोलते थे, ठीक है, उनको क्या मिलने लगा, फायदा देने की बात किया। तो इसका मतलब क्या है कि तमिल भाषी जो है उसका दरकिनार किया जा रहा है, उसकी उपेक्षा किया जा रहा है। ठीक है, इससे और क्या हुआ कि सिंगली, और क्या करते थे कि सिंगली जो लोग थे वो कौन मानते थे, तो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। यहाँ आप देख सकते हैं बौद्ध धर्म का चित्र है ना, तो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। श्रीलंका में ये नए संविधान में बौद्ध धर्म को बढ़ावा देते थे। ठीक है, यानी कि ये क्या करने लगे, बौद्ध धर्म को बढ़ावा देने लगे कि बौद्ध धर्म राजधर्म की ओर उसको अग्रसर करने लगे। बढ़ावा देने का मतलब है बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में खर्च करना सरकारी फंड से। ठीक है, तो यह स्थिति थी। तो इसका परिणाम क्या हुआ, जब बहुसंख्यकवाद अपने फायदे के लिए अल्पसंख्यकों की हितों को दरकिनार करने लगा या उसको दबाने लगा, तो अल्पसंख्यक कौन थे, तमिल लोग। ठीक है, तो उनको दबाने लगा, तो इसका परिणाम यह हुआ कि सिंगली और तमिल समुदाय दोनों के मध्य क्या हो गया, टकराव की स्थिति बन गई। ठीक है, तो टकराव की स्थिति बन गई, और जब टकराव की स्थिति बन गई तो ये लोग क्या करने लगे, आप देखिए, आप थोड़ा सा है ना, तो जो तमिल लोग थे टकराव की स्थिति में क्या करने लगे, क्यों टकराव होने लगा, तो तमिलों का मांग और संघर्ष के कारण टकराव होने लगा। क्या मांगने लगा, तमिलों ने अपनी राजनीतिक पार्टियां बनाई। देखिए तमिल लोग अब क्या हो गया, एकजुट होने लगा अपनी हक के लिए, अपनी मांग के लिए, है ना, तो इन्होंने एकजुट होकर अपनी पार्टियां बनाना शुरू किया, और पार्टियां बना के तमिल को भी राजभाषा का दर्जा देने की बात कहने लगा। जिस तरह सिंगली को राजभाषा बनाया, तो बोला कि सिर्फ सिंगली क्यों रहेगा, तमिल को भी राजभाषा बनाया जाए। दूसरा, शिक्षा और रोजगारों में समान अवसर देने की मांग की। जैसे मैंने बताया कि जब वो बहुसंख्यकवाद में आए तो उन्होंने सिंगली भाषा के विश्वविद्यालयों में और रोजगारों में उनको क्या मिलने लगा, विशेष प्राथमिकता देने लगा, यानी कि विशेष फायदा। तो तमिल लोगों ने भी अब राजनीतिक पार्टियां बनाई, एकजुट हुए, मुट्ठी बंद किए, और ये लोग भी कहने लगे कि हमें भी बराबरी का मौका दीजिए, है ना, हमें भी बराबरी का मौका मिलना चाहिए, समान अवसर मिलना चाहिए। ठीक है, हमें भी शिक्षा और रोजगारों में समान अवसर मिलना चाहिए। इसके लिए 1980 में लिट्टे, है ना, 1980 में लिट्टे का फुल फॉर्म है लिबरेशन टाइगर्स, दोस्तों, लिबरेशन टाइगर्स तमिल इलम, इलम का मतलब होता है सरकार, तमिल इलम LTTE नामक संगठन बनाकर तमिलियों द्वारा उत्तर पूर्वी श्रीलंका में स्वतंत्र तमिल इलम सरकार बनाने की मांग की गई। इलम मतलब सरकार बनाने की मांग की गई, जो कि सिंघलियों द्वारा बार बार नकारे जाने लगा और इनको इनके मांग से दूर किया जाने लगा। यानी कि जो तमिलों का जो मांग थी, है ना, कि तमिल भाषा को भी राजभाषा बनाया जाए, शिक्षा में, रोजगार में, समाज में, देश में, शासन व्यवस्था में सबको समान अवसर मिलना चाहिए, जिसका कि सिंघलियों ने इनकी मांगों को दरकिनार कर देते थे या दबा देते थे। जिस कारण क्या हुआ, जिसका परिणाम स्वरूप दोनों समुदायों में पारस्परिक अविश्वास हुआ, और अविश्वास ने संघर्ष का रूप लिया, और यह धीरे धीरे गृह युद्ध में बदल गया। दोस्तों, तो जब गृह युद्ध में बदल गया तो बहुत सारे श्रीलंका के जन धन की क्षति हुई, बहुत सारे धन की क्षति हुई, बहुत सारे सरकारी संपत्तियों की नष्ट हुई, बहुत सारे लोग मारे गए, है ना दोस्तों। तो इतना सारा चीज हुआ, और कारण क्या था, तो सत्ता की साझेदारी नहीं होना। अगर सत्ता की साझेदारी श्रीलंका में अपना लेता सही से, तो ये गृह युद्ध नहीं होता, क्योंकि सत्ता की साझेदारी क्या कहता है, देश के सभी समूह को एकजुट या
शासन में भागीदारी, ताकि उसको बेगाना महसूस ना हो, यही ना कहता है। तो इसको नहीं था, इस कारण नहीं यहाँ पे क्या हो गया, गृह युद्ध हो गया। चलिए अब हम लोग आगे बात करते हैं। अब बेल्जियम, जो दोस्तों हम बताए थे बेल्जियम में टकराव की स्थिति उत्पन्न हो गई थी, वहां पे गृह युद्ध नहीं हुआ था, टकराव की स्थिति उत्पन्न हुई थी। और वो टकराव की स्थिति किसमें बदल सकता था, श्रीलंका की तरह गृह युद्ध में बदल सकता था। लेकिन उससे पहले कि गृह युद्ध होता, बेल्जियम ने समझदारी दिखाई, यानी कि बेल्जियम की जनता ने अपना समझदारी दिखाई। वो लोग समझदारी से काम लिए, और काम लेने के बाद उन्होंने क्या किया, 1970 से 1993 के बीच बेल्जियम के संविधान में 4 बार महत्वपूर्ण संशोधन किए। कितने बार, तो 4 बार। और 4 बार संशोधन करने से 4 सरकार का भी गठन किया। पहला देखिए, पहला बेल्जियम केंद्र सरकार का गठन करता है। बेल्जियम में 4 तरह की सरकार का निर्माण किया, केंद्र सरकार, क्षेत्रीय सरकार, सामुदायिक सरकार और राजधानी कहाँ था दोस्तों, तो ब्रुसेल्स। तो ब्रुसेल्स की सरकार यानी कि राजधानी में एक अलग तरह का सरकार की स्थापना किया। इसी को कहते हैं बेल्जियम की समझदारी। और जब ये 4 तरह की जो स्थापना सरकार की किया है ना, तो इससे क्या हो गया, जो टकराव की स्थिति बेल्जियम में बनी हुई थी, वो टकराव की स्थिति समाप्त हो गई। वहां पे गृह युद्ध होने से बच गया, है ना। वहां पे सत्ता की साझेदारी अपना लिया तो गृह युद्ध नहीं हुआ। और श्रीलंका में ये चीज नहीं माना तो वहां गृह युद्ध हो गया था। ठीक है, जो हम लोग देखें। अब चलते हैं एक एक करके बात करते हैं। पहला हम लोग बात करेंगे केंद्र सरकार। बेल्जियम में केंद्र सरकार कैसे था, देखिए इसमें डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या समान। ठीक है, डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या क्या कर दिया, केंद्र सरकार में समान कर दिया। दूसरा क्या कहा, किसी एक समुदाय के लोग एक तरफा निर्णय नहीं ले सकते। देखिए दोस्तों, जब अभी देखेंगे हम लोग संसद में, जब भारत की संसद में कानून कैसे बनता है, जब बहुमत से कानून को पारित किया जाता है तब। और जब दोनों लोगों के समुदाय के जब रहेगा, दोनों भाषी के लोग जब रहेंगे, तो कोई एक भाषा के लोग अपने अधिकार के तौर पर, अपने संख्या के तौर पर अब क्या कर सकता है, नहीं कोई कानून बना सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों मंत्रियों की संख्या यानी कि फ्रेंच और डच भाषा मंत्रियों की संख्या समान कर दिया गया। कोई भी एक समुदाय के लोग अब मनमौजी नहीं कानून बना सकते थे या नहीं कोई निर्णय ले सकते थे। किसी भी कानून या निर्णय लेने के लिए दोनों भाषी मंत्रियों की संख्या में बहुमत रूप से पारित होना चाहिए था। ओके दोस्तों, तो ये है आपका बेल्जियम की समझदारी। दूसरा इन्होंने सरकार बनाया क्षेत्रीय सरकार। कौन सा सरकार बनाया, तो क्षेत्रीय सरकार। इसके तहत दोस्तों केंद्र सरकार की अनेक शक्तियां देश के 2 क्षेत्रीय सरकारों को सौंप दी गई। देखिए दोस्तों, 2 सरकारों, 2 क्षेत्रीय का मतलब क्या है, आप यहां देख सकते हैं ना। एक तरफ क्या है आपका फ्लेमिश क्षेत्र और दूसरा वोलोनिया क्षेत्र, ये दोनों क्षेत्रों को सौंप दिया गया, तो इसको क्षेत्र सरकार कहा गया, है ना। और केंद्र सरकार की जो पूरा एक केंद्र सरकार होगा, उसकी शक्तियां बहुत सारी इन दोनों को बांट दी गई। तो क्षेत्रीय सरकार का भी निर्माण बेल्जियम में किया गया। पहला केंद्रीय सरकार, दूसरा क्षेत्रीय सरकार। तीसरा और एक हम लोग बात करते हैं दोस्तों, जो बेल्जियम में अपनाया वो था सामुदायिक सरकार। कौन सा सरकार, सामुदायिक सरकार। इसके तहत क्या किया, बेल्जियम में फ्रेंच, डच और जर्मन भाषा बोलने वाले समुदाय के लोग सामुदायिक सरकार का चयन करते थे या चयन करते हैं, है ना। और इस सरकार को कौन से विषय पे दिया, इनको शक्ति मिला कि किसमें निर्णय ले सकते हैं, तो संस्कृति, है ना, संस्कृत लिखा गया, संस्कृति, कल्चर, है ना, शिक्षा, भाषा जैसे विषयों पर निर्णय लेने की शक्ति किसे दी गई, सामुदायिक सरकार की दोस्तों। ठीक है, दुनिया का ये एक अजूबा देश ही कह सकते हैं जहां पे सामुदायिक सरकार या इस तरह की व्यवस्था अपनाया। और इस समझदारी ने बेल्जियम में क्या होने से रोक लिया, बेल्जियम में गृह युद्ध होने से रोक लिया। चौथा आपका है ब्रुसेल्स की सरकार। देखिए बेल्जियम की राजधानी जो थी ब्रुसेल्स,
है ना। वहां पे भी क्या किया गया कि राजधानी ब्रुसेल्स में अलग सरकार बनाया गया और डच और फ्रेंच भाषी, है ना, फ्रेंच और डच भाषी लोगों के समान प्रतिनिधि स्वीकार किया गया। कितना कितना था, एक था 20% और एक था 80%, है ना। लेकिन दोनों में क्या अपनाया कि समान प्रतिनिधि होगा। राजधानी की सरकार यानी कि ब्रुसेल्स सरकार में भी दोनों समुदाय के प्रतिनिधि समान होंगे, है ना। तो सभी को समान समान अधिकार दिया गया, सभी को इसमें जोड़ा गया। ओके दोस्तों, तो यह था आपका बेल्जियम की समझदारी। इसको क्या कहते हैं, बेल्जियम की समझदारी। समझदारी क्यों, क्योंकि बेल्जियम ने इस तरह से सत्ता का साझेदारी करके, सत्ता का बंटवारा करके अपने देश को गृह युद्ध की स्थिति से बचा लिया। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है ना। तो अभी तक तो आपने समझ गए होंगे बहुत सारी बात की सत्ता की साझेदारी नहीं होगा तो देश गृह युद्ध की ओर जा सकता है ना, लोगों में टकराव हो सकता है। तो और हम लोग चर्चा करेंगे सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है। तो किसी भी देश में जहां पर बहुत से जातीय, भाषाई, धार्मिक समूह रहते हो वहां सत्ता की साझेदारी बहुत आवश्यक है। तो क्या भारत में सत्ता की साझेदारी हुई है? बिल्कुल हुई है, क्योंकि भारत में भी तो बहुत सारे जातीय, धर्म, समूह सब है ना। इसलिए तो भारत को विभिन्नता के देश कहते हैं। और जब साझेदारी हो गई तो विभिन्नता में एकता आ गया, सब एकजुट होकर रहते हैं हम लोग, है ना। तो यही चीज है। तो सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है, इस पे भी हम लोग चलिए चर्चा करते हैं। तो पहला जो है, सौहार्द और शांति बनाए रखने के लिए। सौहार्द और शांति, देखिए समाज में सौहार्द और शांति बनाए रखने के लिए अनिवार्य है सत्ता की साझेदारी। क्या होता दोस्तों, जब आप समाज के, देश के जो विभिन्न समूह और समुदाय के लोग हैं, जब आप सबको सत्ता में भागीदारी देंगे तो वह आपस में शांतिपूर्वक बने रहेगा, वह अपने आप को बेगाना महसूस नहीं करेगा, है ना। कि अगर आप किसी एक को अगर शामिल नहीं करते तो वो क्या करेगा, हमको बेगानापन महसूस किया, उसको छोड़ दिया, इस तरह की भावना नहीं आएगी, बल्कि सब एक साथ रहेगा। और जब एक साथ जब रहेगा सब और सबका अधिकार जब समान होगा तो क्यों लड़ेगा, ठीक है। तो सब समाज में सौहार्द और शांति बने रहेगा और लोग से रहेंगे। ओके, तो इसलिए भी सत्ता की साझेदारी जरूरी है। दूसरा हम लोग देखते हैं अल्पसंख्यकों की सुरक्षा, है ना। जब सत्ता की साझेदारी होता है दोस्तों तो यह अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करता है। जैसे यह अल्पसंख्यक या बहुसंख्यक के आतंक से अल्पसंख्यकों की रक्षा करती है, जिससे कोई समूह दबा हुआ महसूस ना करे, है ना दोस्तों। देखिए बेल्जियम, हम लोग श्रीलंका का एग्जाम्पल देखें, श्रीलंका में क्या हुआ था, जो बहुसंख्यक थे वो अल्पसंख्यकों के हितों को दबा दिए, है ना, उनके अधिकारों का हनन किया। तो इस तरह से होगा। तो जब इस तरह का सत्ता की साझेदारी होगी तो यह अल्पसंख्यकों की हितों की रक्षा करेगा, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा करेगा। जैसे कि आपके क्लासरूम में दोस्तों, अगर आपके क्लासरूम में लड़कों की संख्या ज्यादा है तो आप सभी लड़के क्या कर सकते हैं, एकदम दबंगगिरी कर सकते हैं और लड़कियों से रोज झाड़ू लगवा सकते हैं, है ना। ऐसे करते भी होंगे। तो जरूरी है कि सत्ता की साझेदारी हो, यानी कि बहुसंख्यक से अल्पसंख्यकों की रक्षा करना जरूरी है। तो इसीलिए सत्ता की साझेदारी जरूरी है। अगला कारण हम लोग देखते हैं क्या जरूरी है, तो लोकतांत्रिक नींव, है ना, लोकतांत्रिक नींव। लोगों की भागीदारी लोकतांत्रिक सरकार की नींव होती है, जिससे शासन में विश्वास बढ़ता है। मैंने दोस्तों शुरू में ही कहा कि किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए सत्ता की साझेदारी अनिवार्य है। क्यों? क्योंकि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का सफलता का मूल मंत्र ही यही है, सत्ता की साझेदारी। अगर सत्ता की साझेदारी नहीं होगी तो वह देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था सफल नहीं होगा, क्योंकि लोकतांत्रिक का मतलब है लोगों का शासन, है ना।
लोगों का तंत्र, लोकतांत्रिक मतलब लोगों का तंत्र, और लोगों का तंत्र अगर हो और लोगों की भागीदारी ना हो शासन में तो वह लोकतंत्र नहीं कहलाएगा। तो इसीलिए इससे क्या होता है, लोकतांत्रिक की सरकार की नींव मजबूत होती है और यह जरूरी है। इसीलिए सत्ता की साझेदारी जरूरी है, इसको लोकतंत्र की आत्मा भी कहते हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं सत्ता के साझेदारी के रूप, है ना, सत्ता की साझेदारी के रूप, ये अंतिम टॉपिक है दोस्तों। सत्ता की साझेदारी के रूप, तो कितने रूप हो सकते हैं? तो पहला देखेंगे हम लोग सरकार के विभिन्न अंगों के मध्य सत्ता की साझेदारी। ठीक है, सरकार के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता की साझेदारी, यानी कि इसको क्षैतिज वितरण भी कहते हैं, है ना। विभिन्न अंगों के बीच का मतलब है सत्ता की साझेदारी, इसको क्षैतिज वितरण भी कहते हैं। क्षैतिज वितरण का मतलब है दोस्तों कि एक ही सीधे में सब हो, एक बराबर में हो, है ना। जैसे कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, इन तीनों में जैसे यहाँ बताया गया, आप देख सकते हैं विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इन तीनों में सत्ता की शक्तियों का बंटवारा बराबर किया जाना। ठीक है, और ये तीनों एक दूसरे पर परस्पर नियंत्रण रखते हैं। तीनों क्या करते हैं, एक दूसरे पर नियंत्रण बनाए रखते हैं। ठीक है, तो इसको कहते हैं सत्ता का क्षैतिज वितरण, और इसको कहते हैं विभिन्न रूप में क्या, सरकार के विभिन्न अंगों के मध्य। ठीक है, जैसे कि विधायिका सरकार के अंग है, कार्यपालिका सरकार के अंग है, न्यायपालिका सरकार के अंग है, और इन्हीं के बीचों में जब सत्ता की बंटवारा होती है, शक्तियों का वितरण होता है, तो इसको कहते हैं क्षैतिज वितरण, और ये फिर एक दूसरे पर नियंत्रण रखता है। चलिए दोस्तों, हमारे देश में भी यह व्यवस्था को अपनाया गया है, भारत में भी, है ना। तो भारत में अब देखेंगे तो विधायिका का काम क्या है, कानून बनाना। कार्यपालिका का काम क्या है, कानून को लागू करना, पालन करवाना, है ना, ये लागू करना। न्यायपालिका का है पालन करना और उसका देख रेख करना। अगर ये कानून को कोई तोड़ता है तो उसको दंड कौन देता है, न्यायपालिका। ठीक है, तो इस तरह से सरकार के विभिन्न अंगों के बीच में जो किया गया बंटवारा, उसे हम कहते हैं सरकार के विभिन्न अंगों के बीच, और ये क्षैतिज वितरण है। दूसरा दोस्तों हम लोग बात करते हैं सरकार के विभिन्न स्तरों के बीच सत्ता की साझेदारी, है ना। सरकार के विभिन्न स्तरों के बीच, इसको ऊर्ध्वाधर वितरण कहते हैं दोस्तों। जैसे केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार के बीच में जब सत्ता की बंटवारा हो, शक्तियों का बंटवारा हो, तो इस तरह के सरकार को कहते हैं ना विभिन्न स्तरों पर। जैसे भारत में भी है केंद्र सरकार, और केंद्र सरकार, भारत में कितने केंद्र सरकार है, तो एक, है ना। राज्य सरकार कितने हैं, तो जितने राज्य है उतना सरकार है। जैसे झारखंड में भी है, तो झारखंड के राज्य सरकार कहते हैं। और स्थानीय सरकार भारत में क्या है, तो स्थानीय सरकार में है पंचायती राज। क्या है दोस्तों, पंचायती राज, जिसमें मुखिया के बारे में आप लोग सुने होंगे, है ना, मुखिया, वार्ड मेंबर, है ना, पंचायत सचिव। तो इस तरह के सरकारों के विभिन्न अंगों, विभिन्न स्तरों, है ना, विभिन्न स्तरों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया है, विभिन्न स्तरों। तो सबसे ऊंचा कौन है, केंद्र सरकार। तो हमारे देश में क्या है, केंद्र सरकार सबसे मजबूत है, सबसे ज्यादा पावर उनके पास है ना। उसके बाद है राज्य सरकार, उसके बाद है स्थानीय सरकार। ठीक है दोस्तों, और एक हम लोग देखते हैं विभिन्न सामाजिक समूहों के मध्य सत्ता की साझेदारी, और इसका उदाहरण हम लोग देखते हैं बेल्जियम में। क्यों, क्योंकि बेल्जियम के विभिन्न सामुदायिक सरकार इसका उदाहरण है, जहां 3 समूह, फ्रेंच, डच और जर्मन भाषा बोलने वाले समूहों के बीच में शक्तियों का बंटवारा किया गया था। ओके दोस्तों, तो ये तीनों चीज हम लोग देख चुके हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप इस चैनल को लाइक कीजिए, है ना, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। ओके दोस्तों, थैंक यू।